हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम सर। आप देख रहे थे एसएस एकेडमी प्लेटफॉर्म। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है ना। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एसएस एकेडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस, ठीक है ना। ये फर्स्ट सीरीज है जी के क्लासेस की। इसमें 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके पुलिस में वेरी वेरी मोस्ट होने वाले हैं। इनका मतलब यह है 12 क्वेश्चन होगा कि आपने 12 क्वेश्चन लगा लिए तो आपने 120 क्वेश्चन लगा लिए पेपर के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ही क्वेश्चन शुरुआत करूंगा। देख रहे थे, मेरा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पॉइंट ऑफ ओरिजिन रिवर भारत से बाहर है? यह क्वेश्चन आपसे यह कहना चाहता है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो देख रहे थे 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और क्वेश्चन भी देख रहे थे यूपी पुलिस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा आंसर होने वाला है? ब्रह्मपुत्र नदी। आप देख रहे थे इसका जो आंसर है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसी और कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो आपको पता होना चाहिए, एक आपकी सिंध नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। एक तो इसका उद्गम स्थल बाहर है और आपको पता होना चाहिए एक आपकी जो सतलज नदी है। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसका भी उद्गम स्थल भारत से बाहर है। तो मैं ये कह सकता हूं सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है, आप देख रहे थे मेरे दोस्त, इस जगह चीन है। कौन सा देश है? चीन। और तिब्बत, जाने चीन के ही पास तिब्बत मानसरोवर है, यहां से ये तीनों नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए ये इस जगह ऑप्शन ना होता तो इनमें से या ये ऑप्शन हो सकता था, आपका ये भी ऑप्शन हो सकता था। तो आपको सोच समझ कर आंसर देना है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देख रहे थे आप कि दूसरा देख रहे थे आप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ चल रहा है? तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि जो तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ चल रहा है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2013 में था। तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका बांग्लादेश है। कौन सा आंसर है? बांग्लादेश। मेरे दोस्त, तीस्ता नदी जल विवाद ये पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। ऐसे ही कुछ और विवाद हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने तीस्ता नदी जल विवाद पढ़ा, एक आपने विवाद पढ़ा होगा सिंधु नदी जल विवाद। तो आप इससे भी परिचित होने चाहिए, तुम्हें इससे भी परिचित होना चाहिए कि ये सिंधु नदी जल विवाद है, ये जो चल रहा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद चल रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपके भारत के अंदर ही एक कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी जल विवाद। तो आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, इसके तीन राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका केरल है, दूसरा आपका राज्य कर्नाटक है और तीसरा जो आपका राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। इन चारों के बीच में
कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, जोड़े में आंसर कोई भी हो सकते हैं, केरल भी हो सकता है, दो जोड़े में ऑप्शन आएगा तो तमिलनाडु होगा केरल के साथ, या केरल कर्नाटक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको जवाब देना होगा। और भी सारे विवाद हैं, आपने देखे होंगे, और भी नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदियां हैं, और एक जो नदियां है वो आपकी कृष्णा नदी है, इसके साथ भी भारत के अंदर विवाद चल रहा है। देख रहे थे आप तीसरा क्वेश्चन, देख रहे थे आप तीसरा क्वेश्चन, देखेंगे इसका, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो देख रहे थे यूपी पुलिस 2014 में यह क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेधा पाटकर हैं यह किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनके साथ भी आपको इन क्वेश्चनों की भी और जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है चिपको आंदोलन, कौन सा लिखा हुआ है, चिपको आंदोलन, तो आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन के जो जनक हैं, चिपको आंदोलन के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सुंदरलाल बहुगुणा हैं। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह किस राज्य से होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य से होती है, तो आपको पता, चमोली जिला है कहां का, उत्तराखंड का, यहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, संबंध, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो संबंध है वो बनों के कटाव से है, बनों के कटाव से है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो शुरुआत होती है वो 1973 से होती है। पहला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, कहां से चालू होता है, चमोली से जिले से चालू होता है, संबंध किससे है, बनों के कटाव से है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1973 में हुई। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने आ सकता है चिपको आंदोलन से। आप देख रहे थे मैत्री आंदोलन, तो मैत्री आंदोलन के जनक आपको पता होना चाहिए, इसके जो जनक हैं वो आपके श्री कल्याण सिंह, इसके जो जनक हैं वो आपके श्री कल्याण सिंह हैं। और इस आंदोलन का जो संबंध है वो पर्यावरण से है, किससे है, पर्यावरण से है। लेकिन आपका ये वाला जो क्वेश्चन है भूमि यानी जो भूदान आंदोलन, आप देख रहे थे भूदान आंदोलन, इससे संबंधित आपको और जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जो भूदान आंदोलन है इसके जनक आपको पता होना चाहिए, इसके जो जनक हैं वो आचार्य विनोबा भावे हैं। इसके जनक किससे संबंधित है, तो बेटा भूमि से संबंधित है, भूमि के संबंधित है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने आ सकता है यूपी पुलिस के अंदर। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सारे की सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन सीरीज का, 3 बीघा विवाद, या हो सकता है 3 बीघा विवाद, या हो सकता है 3 गलियारा विवाद किस देश के साथ चल रहा है। तो आपका यूपी पुलिस 2013 का क्वेश्चन था। मैं बता दूं आपको, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आपका बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। और आपकी ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया भारत की है, किसकी है, भारत की है। और आप देख रहे थे ये वाला एक तरह का बॉर्डर है, ये 3 बीघा जमीन है। बांग्लादेश चाहता कि मैं इसे हथिया लूं और भारत चाहता है इसे मैं हथिया लूं,
तो ऐसे करके ये 3 बीघा विवाद को लेकर, 3 बीघा जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा है। किसके साथ? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ ये विवाद चल रहा है। और कौन कौन सी जगह विवादित हैं उनकी तुम्हें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा होगा गलवान घाटी विवाद, गलवान घाटी विवाद, ध्यान कर लो। जो गलवान घाटी है ये आपकी लद्दाख में पड़ती है। कहां पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। और लद्दाख में पड़ती है तो ध्यान कर लो, जो गलवान घाटी जो विवाद चल रहा है यह 2 देशों के बीच में चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, एक आपका भारत देश है और दूसरा आपका देश है चीन। और हाल ही में इस गलवान घाटी के अंदर एक घटना हुई थी, आपको पता होना चाहिए इस घटना के बारे में। वो घटना कब की है? वो 15 या 16 जून की घटना है। सन कौन सी थी? 2020। अचानक चीनी सेना ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया था, जिससे हमारे सैनिकों की मरने की जो खबर आई थी, 20 सैनिक हमारे मारे गए चीनी सैनिकों के द्वारा। इसमें एक कर्नल भी शामिल था। देखते हैं सीरीज का 5वां क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछने आ सकता है मेरे दोस्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है मेरे दोस्त ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में या इंग्लिश में बोलते से एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? आपसे यह कहना चाहता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप देख रहे थे आपकी ये पृथ्वी है, आप देख रहे थे इस वाले क्वेश्चन को कि आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये विभिन्न प्रकार की परतें हैं। क्या है? विभिन्न प्रकार की परतें हैं। तो पृथ्वी के ऊपर 5 परतें हैं, ठीक है ना। इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वायुमंडल। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए इस वाले पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो आप बताएंगे इसका फिक्स डाटा जाना कि 68.08% गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पाई जाती है, इसका जो फिक्स डाटा है वो 20.93% पाई जाती है। लेकिन पेपर में ध्यान कर लो, हमेशा इसका लगभग आंसर आता है पूछने के लिए, तो आपको आंसर लगाना है 78% और इसका लगभग आंसर आता है 21%। ये सारे क्वेश्चन पुलिस में पूछे गए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस यानी कि CO2 की मात्रा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो आप बताएंगे 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछने आ जाए आपसे, आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। जैसे मैं आपसे बात करूं अभी एक क्वेश्चन की, ये आपका पूरा ब्रह्मांड है। कौन सा है? पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में इसमें पूरे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में आपकी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कितने %? तो आपको पता होना चाहिए ये पाई जाती है आपकी 71% गैस पाई जाती है। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, वायुमंडल की बात करेगा कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाएगी? नाइट्रोजन। अगर ब्रह्मांड की बात करें कौन सी पाई जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस परमाणु जान की वह तत्व भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं ये कहता हूं आवर्त सारणी का सबसे छोटा नंबर यही है H, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होगा आपका ये सूर्य है, आपका ये सूर्य है। और ध्यान कर लो सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है मेरे दोस्तों? तो तुम बताएंगे सूर्य एक तारा है। अगर तारा ऑप्शन नहीं हुआ तो क्या बताएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के अंदर
कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो मेरे दोस्त सूर्य के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं उसका नाम ध्यान कर लेना। एक तो होती है हाइड्रोजन और दूसरी होती है आपकी हीलियम। कौन सी? हीलियम। तो कह सकते हो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, इसीलिए सूर्य को गैसीय गोला कहा जाता है। अगर तारा ऑप्शन नहीं मिला तो ध्यान कर लो, आंसर लगाना आपको, गैसीय गोला है सूर्य। कौन सा है? गैसीय गोला है सूर्य। इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपको बताना चाहिए, एक जान की कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा आप लोगों को, डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा आप लोगों को। देख रहे थे इस वाले क्वेश्चन को, यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आप देख रहे थे डायग्राम के माध्यम से, ये आपका भारत देश है, ठीक है ना, ये आप डॉट डॉट करके देख रहे थे ऐसे करके, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और आप देख रहे थे ये आपका हिंद महासागर है, और आप देख रहे थे ये आपका अरब सागर है। ऐसी भारत की दो नदियां, ऐसी भारत की दो नदियां, एक कौन सी? एक आपकी नर्मदा और दूसरी कौन सी? ताप्ती। ये दोनों नदियां इधर से निकलती हैं और कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। इन्हीं दो नदियों को क्या कहा जाता है? ऐसी भारत की दो नदियां जो उल्टी बहती हैं, जानकी, ऐसी भारत की दो नदियां जो उल्टी बहती हैं। आप देख रहे थे कौन सी दो नदियां हैं? एक आपकी ताप्ती है, एक आपकी नर्मदा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती है। कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, आपको वो चूज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला मेरे दोस्तों, जैसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पुलिस ने कह दिया है कि मेरे दोस्त आप अगर पुलिस का पेपर देने आ रहे हो तो इस क्वेश्चन से रूबरू होना चाहिए आप लोगों को। पुलिस ने कह रखा कि ये क्वेश्चन, ये एक कह सकता हूं एक पैटर्न वाला क्वेश्चन समझ लीजिए आप। ये क्वेश्चन 100% पुलिस में आपका छपने वाला है। और आप देख रहे होंगे कि सूचना का अधिकार, आरटीआई इंग्लिश में बोलते हैं, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2013 के पेपर में, 2013 के पेपर में, 2013 के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन थे सूचना के अधिकार से। तो आपको पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार कब भारत में लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। लेकिन बात यहां तक आ गई है कि यह सूचना का अधिकार, अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? ये दोनों की दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्त यूपी पुलिस 2014 में पूछे गए थे। तभी तो कहते हैं कि अगर आप पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो सूचना के अधिकार को पढ़ के जाइए, क्योंकि सूचना के अधिकार से संबंधित 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 4-5। मैं 4-5 क्वेश्चनों को आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन, और इसका याद रखेंगे इसका चौथा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्या सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? तो राष्ट्रपति पूछा भैया, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए उस समय राष्ट्रपति थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप देख लेना, जब पुलिस का पेपर आप देख रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन, एक ही पुलिस के पेपर में 2 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस 2014 में। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे भी था कि सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू किया गया था भारत के अंदर? तो आप बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। और ये वही राष्ट्रपति हैं जैसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त।
अब बात आती है कि सूचना का अधिकार सबसे पहले पूरे विश्व में किस देश में लागू किया गया? पूरे देश में यानी पूरे विश्व में किस देश में लागू किया गया सबसे पहले? तो आप बताएंगे सबसे पहले ये स्वीडन देश में लागू किया गया। कहां लागू किया गया? स्वीडन देश के अंदर ये लागू किया गया था। किस जगह लागू किया? स्वीडन देश के अंदर लागू किया गया था। एक बार और बता दूं आप लोगों को, जैसे राष्ट्रपति के बारे में तुम्हें जानकारी मिली इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे आप देख रहे थे 1, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। पहले भारत की बात कर लेते हैं कि इस समय राष्ट्रपति कौन था। कह सकते हो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, तब सूचना के अधिकार को लागू किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछने आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछना सकता है कि सूचना अधिकार जब लागू किया गया भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन यूपी पुलिस के अंदर ही थे। जैसे पहला क्वेश्चन सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। फिर अगला क्वेश्चन था कि सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में से लागू किया गया, उस समय राष्ट्रपति थे। तो अब क्वेश्चन पूछने आ सकता है कि भैया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री को बोलते हैं भैया प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री कौन से? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। अब बात यहां तक आ गई कि सूचना के अधिकार को सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया? तो मेरे दोस्त आपको राज्य पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है 100% आपको जो आंसर देना है वो आपको आंसर देना है आपका तमिलनाडु। सबसे पहले सूचना के अधिकार को तमिलनाडु राज्य में लागू किया जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए पूरे विश्व में सबसे पहले सूचना के अधिकार को किस देश में लागू किया गया, तो आपको आंख मीच के आंसर देना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों स्वीडन देश में लागू किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाले। अगर कोई सूचना के अधिकार से क्वेश्चन यूपी पुलिस में आता है तो मेरे दोस्तों इनसे बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, आप मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका 8वां क्वेश्चन है सीरीज का। आप देख रहे थे विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत डालने का अधिकार किस देश में दिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका डाटा लिख नहीं पाए, पेपरों कब आया, लेकिन आया पुलिस के पेपर में। ये आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज से देख लें। मेरी गारंटी है ये पुलिस का ही क्वेश्चन है, या तो 2013 का क्वेश्चन है या 2014 का क्वेश्चन है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं आपको इसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुलिस का ही है कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार या मत डालने का अधिकार दिया गया। पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, तो सबसे पहले किस देश ने प्रक्रिया को चालू किया? तो मेरे दोस्त आप बताएंगे सबसे पहले महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया गया है वो आपके न्यूजीलैंड देश में दिया गया। कौन से देश में? न्यूजीलैंड में दिया गया सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार। लेकिन मैं आपसे बात करूं भाई साहब, कुछ बात भारत की भी कर लें कि भारत में कब दिया गया महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार एक अधिनियम में आया था। एक अधिनियम, और अधिनियम को बोलते हैं भाई साहब कानून। क्या बोलते हैं? कानून। तो ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पेश किया, आपको पता होना चाहिए 1919 का अधिनियम था। 1919 के अधिनियम के थ्रू भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल तो जाता है, लेकिन महिलाएं वोट उस समय नहीं दे पाई थी। तो भारत में पहली बार महिलाओं ने जो वोट दिया वो भाई साहब आपका 1926 में पहली बार भारत की महिलाओं ने वोट किया। बात समझ में आई? कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़कर नहीं आना। ये सीरीज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देख रहे थे अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है शांत घाटी, इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, कहां स्थित है? क्वेश्चन देखेंगे यूपी पुलिस 2013 में डिट्टो क्वेश्चन था मेरे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइलेंट वैली है वह किस राज्य में स्थित है? तो आप देख रहे थे साइलेंट वैली भाई साहब आपके केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में ये साइलेंट वैली स्थित है। तो आपको बताना चाहूंगा एक घाटी है जो उत्तराखंड में पड़ती है, जिस घाटी का नाम है भाई साहब फूलों की घाटी।
फूलों की घाटी। कौन सी घाटी? फूलों की घाटी। कई बार पेपर में पूछने आई है कि फूलों की घाटी कहां स्थित है, तो ध्यान कर लेना, इस घाटी के अंदर 5000 प्रकार के 5000 प्रकार के भाई साहब फूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फूल। तो ये कह सकता हूं, या 5000 प्रकार की फूलों की जनजाति यहां पाई जाती है, इसलिए उत्तराखंड राज्य को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में बहुत सारे डे होते हैं। अभी अभी आपने प्रपोज दे, क्या आप प्रपोज किया होगा किसी को, तो आप जाते फूलों की घाटी, तब फूल देते, तो बातें कुछ और होती। ठीक है ना? पूरा महीना डे डे का है, टेंशन मत लो। ठीक है ना? अगर कोई भी फूल देना है तो उत्तराखंड की घाटी से जाकर दे। कौन सी घाटी से? फूलों की घाटी से जाकर दे, जिससे आपका जो प्यार है वो 2 गुना हो जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन, इसी के अंदर अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे थे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त एक घाटी है, बार बार पूछने आती है कि कुल्लू की घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू की घाटी। भाई साहब बार बार पूछने आते हैं यू पुलिस के अंदर कि कुल्लू की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो आपकी कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक कर्नाटक में घाटी है भाई साहब, एक कर्नाटक में घाटी, आपको पता होगा कौन सी घाटी है? इस घाटी का नाम है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। कौन सी घाटी? सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन पूछने आता है सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है, तो ध्यान कर लेना बेंगलोर को कहा जाता है, क्योंकि बेंगलोर, ध्यान कर लो, कर्नाटक की राजधानी है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ध्यान कर लो, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछने आता है क्या सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, शहर पूछने आ जाए, तो आपका वो कौन सा शहर है मेरे दोस्तों? वो आपका बेंगलोर है। कौन सा है? बेंगलोर। और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरल, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, सिलिकॉन वैली कर्नाटक, आप आंसर दे सकते हैं। आप, मेरी गारंटी है इससे बाहर एक भी चीज पुलिस में आने वाली नहीं है। अगर घाटी आएगी तो आपसे यहीं से पूछी जाएगी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत देश अगला क्वेश्चन देख रहे थे, जो आपका भारत देश है, भारत देश के अंदर आप देख रहे थे वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को देख रहे थे। जीएसटी की फुल फॉर्म तो मतलब पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। क्वेश्चन है भारत देश वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वह कौन सा नंबर है जीएसटी को लागू करने में है, तो आपको पता होना चाहिए 161वां देश बन गया है भारत, जीएसटी लागू करने वाला देश 161वां हो गया है। इससे पहले सबसे पहले जीएसटी, तो जीएसटी के 2 क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुई, कौन सा देश है, या सबसे पहले जीएसटी लागू की सबसे पहले देश में कहां लागू करी गई, तो आप बताएंगे सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश में लागू की गई। कहां लागू की गई? फ्रांस। कब लागू की गई, तो आपको पता होना चाहिए 1954 में सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में लागू किया गया। मेरे दोस्त, मैं आपसे बात करूं कि जीएसटी होती क्या है, तो जीएसटी क्या है? एक कर व्यवस्था है। क्या है? कर व्यवस्था है। जीएसटी कैसा कर है, तो आप बताएंगे मेरे दोस्तों, ये आपका प्रत्यक्ष कर है। क्या, कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन पूछने आएगा जीएसटी कैसा कर है, आप बताएंगे प्रत्यक्ष कर है। इसी को बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, ऐसा कर है। जैसे जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, पहले कोई पी व्यक्ति था, और पी व्यक्ति की जो मान लो बहुत सारे उद्योग धंधे करता था, तो एक ही टैक्स भरता था सबसे पहले। लेकिन ध्यान कर लो, अब पी व्यक्ति है, अगर वो कई प्रकार के यहां उद्योग धंधे खोल रखे हैं, तो उन सब पर अलग अलग टैक्स देगा, इसलिए सरकार इसको लेके आई है। ठीक है ना? हाँ, अगली बात, जहां कि मैं आपसे बात करूं भारत के अंदर जीएसटी का जनक, जीएसटी का जनक किसे कहा जाएगा, तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक कहा जाता है भारत के अंदर। पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैं राज्यों की बात करूं, सबसे पहले जीएसटी को कहां लागू किया गया राज्य के अंदर, तो आप बताएंगे सबसे पहले असम में से पारित किया गया।
अंतिम राज्य कौन सा यहाँ जीएसटी लागू की गई है भारत का? तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर है। मैं आपसे बात करूं संपूर्ण जीएसटी भारत में कब लागू की गई, तो आपको पता होना संपूर्ण जीएसटी भारत में कब लागू की गई है? तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी को लागू किया गया। इसलिए क्वेश्चन पूछने आएगा कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और भी जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन है। जीएसटी की चोरी करने पर व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है, ठीक है ना। और जीएसटी की जो दरें हैं, जीएसटी की जो दरें हैं मैं आपको बता दूं 0%, 5%, 12% और आपकी 18% और आपकी 28%, ये जीएसटी की दर है। सबसे बड़ी दर कौन सी है? 28% है। सबसे छोटी दर कौन सी है? 0% है, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी जानकी आर्टिकल की बात करूं, कौन से आर्टिकल में जीएसटी के बारे में दे रखा है, तो आप मैं जीएसटी के बारे में आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कौन सा वास्तव में, तो जीएसटी के लिए 3 आर्टिकल दिए गए हैं। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और तीसरा आर्टिकल। आपने देखा होगा 246 का ए है, एक 269 है, 269 का आप देखते होंगे ए है, और एक आप देख रहे थे 279 का ए है। ये जीएसटी के लिए 3 आर्टिकल रहे हैं। तीनों आर्टिकलों के अंदर कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे इसके अंदर जानकी जीएसटी के ऊपर संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद कानून बना सकती है जीएसटी को लेकर। इसमें 269 में बात बताई है कि केंद्र सरकार के पास इसकी अथॉरिटी होगी, ठीक है ना। अगले मत आ गया 279 में आपके लिए, पुलिस के लिए यह क्वेश्चन पूछने आ सकता है कि जीएसटी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आप बताएंगे 279 ए में किया गया जीएसटी का गठन। अब बात यहां तक आती है, जैसे जीएसटी के लिए संविधान के थ्रू कौन सा संशोधन लाया गया, तो आप बताएंगे 122 में लाया गया। लेकिन लागू किसके थ्रू होती है, तो आप बताएंगे 101वें संविधान संशोधन थ्रू ये लागू होती है, ठीक है ना। उस समय आपसे कई क्वेश्चन जीएसटी के और भी पूछने आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी 2 क्वेश्चन की और बात है। आप जमे रहेंगे मेरे दोस्तों। आप देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। इसका अगला क्वेश्चन, जैसे भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसा अधिकार है? एक ये संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछने आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार कैसा निकाय है, तो आप बताएंगे ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। आप आंसर देंगे संवैधानिक निकाय है। अच्छा, यूएनओ में इसे कब लागू किया गया, किसने कब लागू किया है, तो ध्यान कर लेना 12 दिसंबर 1948 को यह लागू था। इसीलिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इससे ये 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आपका देख रहे थे आप, अभी आने वाला है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, या कह सकते हो भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती, किस देश के साथ नहीं लगती। जैसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती। इसका आंसर क्या होने वाला मेरे दोस्त? यूपीएसआई 2009 में क्वेश्चन पूछा गया सीधा। तो मैं कह सकता हूं इसका जो आंसर होने वाला है, आप देख रहे थे, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका जापान देश है। तो क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है, तो आप बताएंगे जापान देश के साथ नहीं लगती है। अब ये स्थलीय सीमा होती क्या है, तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये स्थलीय सीमा होती क्या है। तो आप देख रहे थे मेरे दोस्तों, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये भारत की कैसी एरिया है? ये भारत की समुद्री एरिया है। और इससे आप ऊपर देख रहे थे, इससे ऊपर आप ऐसे करके देख रहे थे, तो ये भारत की स्थलीय सीमा है।
कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है मेरे दोस्त। रट के जानिए कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और भारत की स्थलीय सीमा पे ध्यान कर लेना 7 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की सीमा लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 देशों की स्थलीय सीमा लगती है भारत की सीमा से। तो कौन कौन से देश हैं जिससे तुम्हें इसका आंसर तुम दे सकें? जैसे इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक तुम पढ़े तो, जैसे PNB में ABC इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बिगिन। तो ये ट्रिक है PNB में ABC। यह वह ट्रिक है जो आपको 7 देशों के बारे में बताएगी कि ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। जैसे P से बनेगा भाई साहब आपका पाकिस्तान। कौन सा देश बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। न से कौन सा बनेगा? तो आप बताएंगे न से बनेगा नेपाल। बी से कौन सा बनेगा? तो बी से बताएंगे आपका भूटान बनेगा। ठीक है ना। आप देख रहे थे मैं से कौन सा बनेगा, तो आप बता सकते हैं म्यांमार बनेगा। और आप देख रहे थे ए से कौन सा बनेगा, तो ए से बता सकते हैं आप अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बनेगा। कौन सा बनेगा? अफगानिस्तान बनेगा। और आप बी देख रहे थे, बी से बनेगा आपका कौन सा? बी से बनेगा आपका बांग्लादेश। कौन सा बनेगा? बांग्लादेश। और सी से कौन सा बनेगा? चीन बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वही देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब मैंने क्वेश्चन कहा था कि भारत की स्थलीय सीमा से किस देश की सीमा नहीं लगती है। देखना भाई साहब बांग्लादेश की तो लगती है, देखना भाई साहब भूटान की भी लगती है, देखना भाई साहब नेपाल की लगती है, लेकिन किसकी नहीं लग रही? जापान की नहीं लग रही। तो आप बता सकते थे इस ट्रिक में जापान नहीं है, आप लगा सकते थे। डिट्टो आंसर यही था उसका। ठीक है ना। तो आप कहेंगे आपका ये वाला देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी और आपको होनी चाहिए। आपका यहाँ गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। और यहां आपका पश्चिमी बंगाल राज्य है। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को भी बनाते हैं और भारत की समुद्री सीमा को भी बनाते हैं। ये आपको याद रख लेना चाहिए कि भारत के 2 राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं और भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। तो भारत के समुद्र सीमा की जो लंबाई है वो आपको पता होना चाहिए, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे अंडा नदी समूह में इसको भी शामिल कर लूं तो इसकी जो लंबाई बन जाती है, इसकी जो लंबाई है 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है ना मेरे दोस्त। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर में आने वाली चीज इस वीडियो से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं ऐसी वीडियो 12 वीडियो लेके आने वाला हूं पुलिस से पहले ही। आपको पता होना चाहिए कि 12 वीडियो में लाते ही आपके क्वेश्चन बढ़ के प्रत्येक वीडियो से मेरा क्वेश्चन आने का चांस रहेगा मेरे दोस्त। आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरी 10 क्लास भी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके 20 नंबर यूपी यानी 20 नंबर यूपी पुलिस में बढ़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं दावा के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं निचोड़ लेके आया हूं जीएस का। ठीक है ना। और आप देख रहे होंगे 17-18 तारीख का पुलिस का पेपर है। इसमें जो वैकेंसी थी वो 60,244 थी और फॉर्म पड़े थे आपके 50 लाख। आपको पता नहीं इस 50 लाख के अंदर फॉर्म कैंसिल हो चुके हैं। आपको जो फॉर्म बचे हैं वो 48 लाख बचे हैं। 48 लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है मेरे दोस्त। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये 2 लाख फॉर्म में आपका नाम ना हो। थैंक यू क्लास। मैं इस वीडियो को यही रोकूंगा क्योंकि मुझे एक वीडियो और बनानी है आगे के लिए, उसे मैं कल शेयर करूंगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर कर दें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।